हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यू डायरीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। तो इस चैप्टर में हम मेजरली तीन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया आए थे। हम उनके व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न बतूता जी के लिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्नियर के लिए बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द मिडीवल ट्रैवल एंड ट्रैवलर। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये वो टाइम था जब कोई भी गूगल मैप्स नहीं थे, कोई डायरेक्शन का पता नहीं लग सकता था, कोई गूगल नहीं था आपके पास कि आप सर्च कर सको कि कौन सा वे कहाँ पर आएगा, किधर जाना है मुझे, किधर नहीं जाना है। आपके पास होती थी 4 दिशाएं, अभी भी वही है। तो अगर कहीं खो भी जाए तो भी अपन किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त फ़ोन भी नहीं होते थे। तो द कंटेक्स्ट एंड मोटिवेशंस फॉर ह्यूमन मोबिलिटी, क्या था मोटिवेशन, क्या रहा था लोगों का ट्रैवल करने का उस वक्त, क्यों ट्रैवल किया करते थे। तो ये 5 रीजंस की मेनली हम बात करते हैं कि ट्रैवल जो था इंटीग्रल फीचर था ह्यूमन हिस्ट्री का। मैन एंड वुमेन क्रॉस ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉर वेरिड रीजंस। अब हम पढ़ते हैं रीजंस क्या थे। सबसे पहले सर्च फॉर इकोनॉमिक लाइवलीहुड। मर्चेंट्स, आर्टिसंस और लेबरर्स जो थे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्स एक्विजिशन, मतलब रिसोर्स को पाने के लिए, मतलब जो कि उनके नेटिव प्लेस में कमी रही होगी किसी रिसोर्स की और किसी और रीजन में उसकी अबंडेंस होगी, तो वहाँ के लिए भी लोग ट्रैवल किया करते थे। दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर्स। लोग जो थे कभी कैटेस्ट्रॉफिक ड्राफ्ट आ गया, कभी फ्लड आ गए, कभी क्रॉप फेलियर हो गया, खाने को उनके लिए कुछ बचता नहीं था उस जगह पर, डेडली एपिडेमिक्स आ गए उनके रीजन में। तो इस कारण भी लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया करते थे। अब तीसरा पॉइंट है रिलीजियस ड्यूटी एंड फेथ। तो पिलग्रिम्स जो थे वो ट्रैवल किए करते थे सेक्रेड श्राइन्स पर, उनके मोनास्ट्रीज, हॉली सिटीज, वाइल स्कॉलर्स एंड ट्रैवल टू स्टडी अंडर रिलीजियस मास्टर्स और स्प्रेड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, लाइक अपन जब देखते हैं बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, उसके अंदर भी हम जानेंगे कि जाना था हमने कि कैसे लोग यहाँ से वहाँ, मतलब आसपास जो थे स्प्रेड हुआ रिलीजन। लोग यहाँ से वहाँ जब गए तो उनके साथ में उनका फेथ भी गया, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी अपने रिलीजन को लेकर, वो भी उनके साथ ट्रैवल किया। तभी जाकर हम बुद्धिज्म का अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड देख पाते हैं, वो जो कि एक जगह पर सेक्लूडेड नहीं रहा। ठीक है, और ह्यूमन जो है पहले ही कम्युनिटी में रहने वाला एक तरह से एनिमल है। ह्यूमन इज अ यू नो एनिमल विच लिव्स लाइक्स टू लिव इन कम्युनिटी, और उसके लिए उसको ट्रैवल करना भी पड़ता है ताकि वो एक से दूसरी जगह को जान पाए, समझ पाए। स्टेट क्राफ्ट एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। एम्बेसडर जो थे, एनवॉयज और मिलिट्री कमांडर्स, इंपीरियल ऑफिसर्स ट्रैवल किया करते थे ट्रीटीज को नेगोशिएट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ वी हैव आर there are the foreign ministers who do negotiate about India, and they do speak about Indians, collect intelligence, manage provincial administration। ठीक है, इस सब के लिए भी जाना पड़ता था। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और एडवेंचर, जैसे आज भी आप लोगों को एडवेंचर करने का क्यूरियोसिटी होता ही है, तो उस वक्त भी इंडिविजुअल ट्रैवलर्स जो थे वो अपनी खुद की डिज़ायर होती थी उनकी टू एक्सप्लोर अनफैमिलियर कल्चर्स, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, नहीं सबसे पहले ट्रिक्स देख लेते हैं। ये इसको याद कैसे करेंगे, आप इसको सीरीज से याद कर सकते हो। लाइक ये टू वॉच वेब सीरीज, बिंज वॉच कर लेते हो, पूरी रात नहीं सोते हो, सीधा सारी की सारी वेब सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, तो उससे सीरीज याद कर सकते हो आप।
S से सर्च फॉर इकोनॉमिक लाइवलीहुड, E से एनवायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर्स, R से रिलीजियस ड्यूटी एंड फेथ, फिर I से इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर, S से स्टेटक्राफ्ट, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी। ओके, अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवल लिटरेचर। नेचर क्या रहा होगा ट्रैवल लिटरेचर का, क्या क्या लिखा करते थे लोग इसमें। फर्स्ट इज फोकस ऑन अनफैमिलियर प्रैक्टिसेस। लोकल इनहेबिटेंट्स जो थे वो अपने डेली रूटीन के बारे में तो रेयरली लिखा करते थे, बट जो बाहर से आउटसाइडर्स आते थे उनके लिए वो चीज़ अनफैमिलियर होती थी, जो कि उनके नेटिव प्लेस में नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट होता था उनके लिए कि डेली रूटीन है भाई, इसको कौन लिखेगा, ये तो सभी करते होंगे, तो वो लोग इसको नहीं लिखते थे। मगर जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे वो इसको रिकॉर्ड करते थे, जो कि उनके लिए स्ट्राइकिंग था या फिर रेडिकली डिफरेंट था उनके होम कल्चर से। अब target audience. Travelogues were compiled for readers in the traveler's homeland who had no direct knowledge of distant lands. जिनके पास दूर के रीजन्स की कोई नॉलेज नहीं होती थी, उनके लिए कंपाइल की जाती थी ताकि वो अपने होमलैंड से दूसरी जगहों के बारे में जान सके, सुन सके और समझ सके। थीम्स रिकॉर्डेड, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता था। सबसे पहले फोकस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें आता है रॉयल कोर्ट एटिकेट क्या थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी क्या रही होगी। सेकेंड हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जिसमें एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, ट्रेड नेटवर्क्स और अर्बन कमर्शियल सेंटर्स के बारे में लिखते थे। थर्ड था रिलीजियस बिलीफ्स, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, रिचुअल्स क्या होती थी, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। फोर्थ आता है फ्लोरा, फोना, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीसी के बारे में लिखा करते थे। ये हो गए 4 पॉइंट्स आपके, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब चलो कंपेयर ही कर लेते हैं इन 3 ट्रैवलर्स का। मैंने जो बताया था, अल बरूनी, इब्न बतूता एंड देन फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इनका फुल नेम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू इवन रिमेंबर अल बरूनी इट विल वर्क डेफिनेटली। ठीक है, तो और इनका लाइफ स्पैन 973 से 148 सी तक, मतलब 11th सेंचुरी के थे। इनका तो इनका फुल नेम इब्न बतूता अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। ये 1304 से 1377 मतलब 14th सेंचुरी के थे। फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो 1620 से 1688 सी के थे, मतलब 17th सेंचुरी। तो इसके याद करने की ट्रिक 11th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, तीनों में तीन तीन सेंचुरीज का डिफरेंस है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं 3-3 का। ठीक है, अब इनका ओरिजिन प्लेस क्या था। इनका था अल बरूनी जी का था ख्वारिज़्म में, मॉडर्न उज़्बेकिस्तान में। इब्न बतूता का था ट्रांजिया, मोरक्को में, ये जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर का था फ्रांस में, एफ से आप एफ को याद कर सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, अब अल बरूनी की प्राइमरी लैंग्वेज थी अरेबिक, ए से ए। इब्न बतूता की भी अरेबिक थी, फ्रैंकोइस बर्नियर की फ्रेंच थी। ऑफ कोर्स फ्रांस में फ्रेंच ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये कब तक रुके थे यहाँ पर, डिकेड्स, फ्रॉम ही लिव्ड फॉर मतलब 10 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, अब इन्होंने इब्न बतूता 12+ ईयर्स और ये बर्नियर 12 ईयर्स। ठीक है, यू कैन लर्न इट 10-12 इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब रूलिंग एरा, किसके टाइम में इन्होंने ट्रैवल किया था वो जान लेते हैं। अल बरूनी ने ट्रैवल किया था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने गए टाइम पर, और इब्न बतूता ने ट्रैवल किया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। बर्नियर ने ट्रैवल किया था शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर। ठीक है,
इसको याद रखना है, इट विल कम इन योर एग्जाम, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री ट्रैवलर्स एंड देयर थ्योरीज व्हाटएवर दे हैड रिटन इन द बुक्स। ओके, अब इनका मेजर लिटरेरी वर्क था किताब उल हिंद, अरेबिक में लिखा था। रहला इब्न बतूता की अरेबिक में लिखी गई। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रेंच में लिखा गया, फ्रेंकोइस बर्नियर ने। ठीक है, अब कोर मेथडोलॉजी क्या रही थी इनकी, ये सिस्टमैटिक टेक्सचुअल एनालिसिस में बिलीव करते थे। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस थी उन पे फोकस ना करके टेक्सचुअल जो टेक्स्ट जो लिखे गए हैं उन पर ज़्यादा रिलाय करते थे, और ये सांस्कृतिक ट्रांसलेशंस भी किया करते थे। इब्न बतूता जो थे वो एक्सपीरियंशियल ट्रैवल में माना करते थे, मतलब ट्रैवल से ही ज़्यादा नॉलेज उनको जो है मिलती थी। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में मानते थे और लाइव नरेटिव्स देखा करते थे। बर्नियर जो थे कंपैरेटिव मॉडल्स दिया करते थे, लाइक ये जो है इंडिया और वेस्टर्न यूरोप को कंपेयर किया करते थे, वहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या सिमिलरिटीज थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये इंडिया को डीजनरेट किया करते थे इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न यूरोप, मतलब ये यूरोप को जो है बड़ा चढ़ाकर दिखाया करते थे इन कंपैरिजन टू इंडिया। ओके, इनका प्राइमरी फोकस क्या रहा था, इब्न बतूता का प्राइमरी फोकस था रिलीजन, कास्ट, फिलोसफी, साइंस, लैंग्वेज, लॉस। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर लो, पी पी सी आर एस एल एल, फिलोसफी, कास्ट, रिलीजन, साइंस, लैंग्वेज एंड लॉस। ओके, इब्न बतूता का प्राइमरी फोकस था बाजार, ट्रैवल्स, पोस्टल नेटवर्क्स, ट्रेड, नोवेलिटीज, मतलब एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस किया करते थे, बाजार वगैरह में घूमने जाते थे। ऐसे हम आगे चैप्टर में इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, और बर्नियर का था लैंड ऑनरशिप, कैंप टाउन्स, रॉयल पावर, इकोनॉमी, इस पर फोकस रहा था इनका। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2, अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। ठीक है, तो अर्ली लाइफ क्या थी उनकी, ये ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ था 973 सीई में। ठीक है, इन्होंने 5 लैंग्वेज मास्टर की थी। कौन कौन सी थी हमने देखा है ऊपर, इन्होंने 5 लैंग्वेज को मास्टर किया था। ये गजनी लाए गए थे 117 सीई में, और इन्होंने ब्राह्मण्स के साथ इंटरेक्ट किया। ये की पॉइंट्स है, हम इसको आगे और पढ़ेंगे। किताबुल हिंद का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये अरेबिक में लिखी गई थी, इसमें 80 चैप्टर्स थे, ज्योमेट्रिक और मैथमेटिकल मेथड से इसको पढ़ा गया है, इसका स्ट्रक्चर है, और ये रिलीजन, साइंस और कस्टम्स को कवर करता है। तो और इसके सोर्स क्या है, सांस्कृतिक टेक्सचुअल बेस, वेदास, पुराणास, गीतास, पतंजलि, मैन्युस्क्रिप्ट इनकी सोर्स रही है, और इन्होंने क्रिटिकल क्रॉस कल्चर कंपैरिजन भी किया है। अब हम आगे बात करते हैं अर्ली लाइफ, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड एंड अराइवल इन गजनी। इस टेबल को अब हम डिटेल में जानते हैं। बर्थ प्लेस, बोर्न इन 973 ख्वारिज्म, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, ये जो थे, और ये मेजर इंटेलेक्चुअल हब था, इस्लामिक साइंस, मैथमेटिक्स और फिलोसफी का। ख्वारिज्म जो था मेजर इंटेलेक्चुअल हब था, इस्लामिक साइंस, मैथमेटिक्स और फिलोसफी का। अब लिंग्विस्टिक एक्सपर्टाइज, हमने जब देखा कि 5 इन्होंने लैंग्वेजेस में मास्टरी की हुई थी, ये 5 थी सीरिया, अरेबिक, पर्शिया, हिब्रू एंड संस्कृत। Although he did not know Greek नहीं आती थी इनको, he studied the works of Plato, Aristotle and Archimedes through Arabic translations। इन्होंने इन तीनों के ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे इनके कामों को, इनकी बुक्स को पढ़ा हुआ है थ्रू अरेबिक ट्रांसलेशंस। इनको ग्रीक नहीं आती थी, रिमेंबर इट। द कंक्वेस्ट ऑफ ख्वारिज्म 117 CE,
सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने ख्वारिज्म को इन्वेड कर लिया 1117 में और रिलोकेट कर लिया सारे स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स को उठा कर ले गए उनकी कैपिटल गजनी में। अल-बरूनी भी उनमें से एक थे जो कि कैप्टिव की तरह आए थे, मगर वो बिल्कुल क्राई बेबी की तरह नहीं हुए। उन्होंने अपना बचा हुआ टाइम को उनकी लाइफ को वहीं पर स्पेंड कर लिया गजनी के अंदर ही। अब इंटीग्रेशन इनटू नॉर्दर्न इंडिया, जब पंजाब जो था वो एनेक्स किया गया था गजनविद एम्पायर में, तो अल बरूनी स्पेंट ईयर्स इंटरेक्टिंग विद ब्राह्मण स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट। इन्होंने ब्राह्मण स्कॉलर्स और प्रीस्ट से इंटरेक्ट किया। उन्होंने संस्कृत ग्रामर पढ़ी, इंडियन फिलोसफी के बारे में जाना और क्लासिकल रिलीजियस लिटरेचर्स जो थी उनको भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या रहा था, स्टाइल क्या रही थी, मेथड क्या रहा था किताबुल हिंद का। तो किताबुल हिंद की लैंग्वेज और टोन के बारे में जानते हैं। ये अरेबिक में लिखी गई थी और जो टेक्स्ट है वो एनालिटिकल है, प्रिसाइज है, छोटा है और डायरेक्ट है। ठीक है, मतलब इधर उधर की बातें नहीं है इसमें, सीधा जो बात करनी है वो की गई है और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है सब कुछ। वॉल्यूम, ये 80 कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सब्जेक्ट कवरेज, it covers religion, philosophy, social stratification, like the order in which the society was divided and according to which it was ruled, astronomy, alchemy, astrology, customs, festivals, weights, measures, iconography, civil and criminal laws, metrology. Like when I was in 12th, I learned everything, each and every word of this, so I'll suggest you to do so. By that you can write a better answer. So and ज्योमेट्रिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर था इसका। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सेंट्रल क्वेश्चन से और प्रपोजिशन से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर उसके बाद ऑफर्स अ डिस्क्रिप्शन रूटेड इन संस्कृतिक टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। डिस्क्रिप्शन होता था जो कि संस्कृत टेक्सचुअल ट्रेडिशंस पर बेस्ड होता था। फिर ये कंक्लूड होता है क्रॉस कल्चर कंपैरिजन से, मतलब कंपैरिजन किया जाता था दो जगहों के कल्चर को, ऑफन ड्राइंग पैरेलल्स, डिफरेंसेस बताए जाते थे विद एंशिएंट ग्रीक्स और पर्शियन ट्रेडिशंस। ठीक है, बैरियर्स क्या बताए थे अल-बरूनी ने? इन्होंने 3 बैरियर्स मेजरली बताए थे। अल-बरूनी documented 3 primary obstacles that prevented foreign travelers from accurately understanding Indian society. इंडियन सोसाइटी को समझने में उन्हें 3 मुश्किलें आई। तो बैरियर्स क्या थे? सबसे पहले था लिंग्विस्टिक बैरियर, फिर था रिलीजियस डाइवर्जेंस, फिर था एथनोसेंट्रिज्म और इंसुलैरिटी। लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या था? संस्कृत वाज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक और पर्शियन। ये भाई अरेबिक जानते थे, पर्शियन जानते थे, संस्कृत उनके लिए बहुत डिफरेंट थी फंडामेंटली इन दो लैंग्वेजेस से। Abstract philosophical concepts could not easily be rendered into Arabic without risking a loss of nuance. मतलब बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इजीली नहीं ट्रांसलेट कर पाए थे वो अरेबिक में। डाइवर्जेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे इस्लामिक मोनोथिज्म में और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स में, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में, क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स। बाहर के जो ऑब्जर्वर्स थे वो मोस्टली इस्लामिक मोनोथिज्म पे मतलब बिलीफ रखते थे, लाइक इन अदर रीजन्स as compared to Indian regions where Brahmin practices were prevalent, and it also preached for many diverse different deities, अलग अलग भगवानों में मानते हैं। यहाँ पर अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं इंडिया में, इन अपोजिशन टू इस्लामिक मोनोथिज्म जहाँ पर एक ही डीटी को प्रीच किया जाता है। अब थर्ड है इंसुलैरिटी एंड एथनोसेंट्रिज्म। अल-बरूनी ने नोट किया कि लोकल ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस थे अबाउट शेयरिंग नॉलेज, बीइंग फॉरेन आउटसाइडर्स एज म्लेच्छास। ठीक है, दोज हु डिड नॉट कंफर्म टू ट्रेडिशनल संस्कृत लैंग्वेज एंड सोशल ऑर्डर। जो लोकल ब्राह्मण्स यहाँ के थे वो आउटसाइडर्स को म्लेच्छास कंसिडर किए जाते थे, मतलब वो लोग जो संस्कृत लैंग्वेज और सोशल कोड्स को
नहीं मानते हैं, जो उनमें उनको नहीं फॉलो करते हैं। To overcome these barriers, Al-Biruni relied on Sanskrit literature पे rely किया उन्होंने, quoting from Vedas, Puranas, भगवत गीता, पतंजलि की योग सूत्र और मनुस्मृति, इन चीज़ों पर इन्होंने rely किया ताकि वे जान पाए संस्कृत लिटरेचर के बारे में। तो अल-बरूनी ने कास्ट सिस्टम पर और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर भी कहा था, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन किया था। इन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशल डिवीजन जो है वो यूनिक नहीं है इंडिया के अंदर, पॉइंटिंग टू एंशिएंट पर्शिया विच रिकॉग्नाइज्ड 4 डिस्टिंक्ट कास्ट। एंशिएंट पर्शिया के अंदर 4 डिस्टिंक्ट कास्ट हमें बताई गई है। क्या है वो? नाइट्स और प्रिंसेस होते थे सबसे पहले, फिर मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स होते थे, फिर आते थे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट, उसके बाद आते थे पीजेंट्स और आर्टिसंस। ये 4 सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस थे एंशिएंट पर्शिया के अंदर। उन्होंने नोट किया कि इस्लाम जो है वो इक्वालिटी में बिलीव करता है और डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीटी, तकवा। ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम, वर्ण हायरार्की, अल-बरूनी ने डॉक्यूमेंट किया ट्रेडिशनल 4 फोल्ड सिस्टम को। अपने यहाँ इंडिया में जो 4 डिविजन्स हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस हैं। ऑन द एपेक्स कम्स ब्राह्मण्स, ठीक है, क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा द सुप्रीम बीइंग, नॉट दैट ब्राह्मण, नो, इट्स द सुप्रीम बीइंग, ठीक है। क्षत्रिय were created from the shoulders and hands of that Brahma. Vaishya created from the thighs of Brahma. Shudra created from the feet. Okay. और सोशल फंक्शन, ब्राह्मण्स का काम होता था, सबसे पहले तो इनकी हाईएस्ट रैंक होती थी, ये सोशल ऑर्डर में सबसे टॉप पर आते थे, और ये रिलीजियस ड्यूटीज, रिचुअल्स, लर्निंग्स, टीचिंग्स वगैरह में क्षत्रियस जो थे रूलर्स, वेरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे। वेश्यस जो थे वो मोस्टली एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और कैटल रियरिंग पर फोकस किया करते थे। शूद्रस जो थे उनको सबसे लोअर लेवल का बताया गया है, और सर्विसेज जो थी ये हायर बाकी 3 वर्णों को दिया करते थे, मैनुअल लेबर किया करते थे। दे यूज्ड टू सर्व दीज 3 लेवल्स, अपर लेवल्स। क्रिटिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल पोल्यूशन, तो इन्होंने एक्सेप्ट तो किया ये डिस्क्रिप्टिव मॉडल वर्ण सिस्टम का, मगर इन्होंने डिसअप्रूव किया ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट को कि रिचुअल पोल्यूशन होता था। मतलब ये मान गए ठीक है कि तुम्हारे डिवीजन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी के अंदर, बट फिर उन्होंने डिसअप्रूव किया ये जो कॉन्सेप्ट था रिचुअल पोल्यूशन का। तो अल-बरूनीज नेचुरल लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या था? एवरीथिंग विच इज करप्टेड must return to its original condition of purity. मतलब even in nature क्या होता है, जो चीज़ खराब होती है, जो चीज़ बेकार होती है, वो अपनी प्योर कंडीशन में वापस आती है। जैसे कि सन जो है वो एयर को क्लीन करता है, और नमक जो है सी के पानी को खराब होने से बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइफ अर्थ पर होती ही नहीं। तो ये कहकर उन्होंने जो है वर्ण सिस्टम को गलत प्रूव किया कि ये रिचुअल पोल्यूशन का माना गया है जैसे लोअर वर्णास को। तो उन्होंने आइडिया किया, कंक्लूड किया कि परमानेंट इनहेरिटेंट सोशल पोल्यूशन जो था वो कॉन्ट्ररी था नेचुरल लॉ से। इट मींस इवन द नेचर प्यूरिफाइज इटसेल्फ, देयर इज अ साइक्लिक नेचर ऑफ लॉ। तो आप परमानेंटली किसी एक कैटेगरी को सोशली पोल्यूटेड नहीं कह सकते हैं। तो ये कॉन्ट्ररी था नेचुरल लॉज के। अब मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स, अंतज्जा जिन्हें कहा जाता था, अल-बरूनी ने नोट किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स बोर्न आउटसाइड द वर्ण फ्रेमवर्क वर कॉल्ड अंतज्जा। These groups were expected to perform low status labor such as sanitation का काम क्या करते थे, heavy manual work किया करते थे। Despite the social exclusion, they were economically integrated. Economy के अंदर ये सब involved थे। Only the difference was in social exclusion.
ठीक है, प्रोवाइडिंग असेंशियल लेबर इनको देना ही पड़ता था टू एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड अर्बन सेंटर्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3, इब्न बतूता की रहला ऑन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। मतलब ये जो थे भाई बड़ा बिंदास मतलब आदमी थे, इन्होंने मतलब ट्रैवल कर कर ही सारी नॉलेज ली है, गेन की है, इन contrast to the people who rely on textual methods like अल-बरूनी। तो इनकी अर्ली लाइफ जो थी, ये सबसे पहले तो टैंजिया मोरक्को में बॉर्न हुए थे, अफ्रीका के अंदर। स्कॉलर्स ऑफ he was a scholar of Islamic law, Sharia, traveled across 44 modern countries, and he was the author of Rihla. इनका इंडिया में स्टे कितना, 1333 से 1342 CE। ये सिंध आए 1333 में। ये काजी एज अ काजी इनको अपॉइंट किया गया दिल्ली में। फिर ये एज ए एनवॉय चाइना चले गए 1342 में, और लेटर विजिटेड मालदीव्स एंड सीलोन। ठीक है, इनका अब सबसे पहले पूरा वो जानेंगे कि कहाँ से कहाँ गए थे डिटेल में। की ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि सिटीज को देखा है इन्होंने, 2 सिटीज दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है इन्होंने कि क्या क्या नोटिस किया। फिर पोस्टल सिस्टम, इन्होंने 2 टाइप के पोस्टल सिस्टम्स को देखा। उलुग सिस्टम, ये हॉर्स वाला सिस्टम होता था, और दवा सिस्टम। ठीक है, नॉवेलिटीज, कोकोनट और पान के बारे में भी इन्होंने बताया है। इट इज सो इंटरेस्टिंग, यू विल रीड इट। बाजार्स और कल्चरल हब्स के बारे में जाना है। बैकग्राउंड, ट्रैवल फिलोसफी एंड एक्सटेंसिव इटिनरी इटिनरी इटिनरी। बर्थ क्या था, टैंजियर मोरक्को में बॉर्न हुए 1304 में। एजुकेटेड फैमिली थी इनकी, नॉन फॉर एक्सपर्टाइज इन इस्लाम, जुरिस्प्रूडेंस, शरिया। एक्सपीरियंशियल नॉलेज लेते थे ये। He believed that travel provided practical insights that could not be acquired through bookish learning alone. Bookish learning से नहीं होगा भाई, ट्रैवल करो, उससे हमें जो सीखने को मिलता है वही रियल नॉलेज कंसिडर की गई थी इनके अकॉर्डिंग। प्री इंडियन जर्नीज, इन्होंने सबसे पहले टैंजियर से निकले ये 1325 में एट द एज ऑफ 21। इट इज वेरी it's very surprising that at the age of 21 he moved in search of journeys he explored, and he left for pilgrimage to Mecca first of all. Then he traveled across North Africa में गए, फिर इजिप्ट, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, कोस्टल ईस्ट अफ्रीका, ये इन सारी रीजन्स में गए इंडिया से पहले। फिर वो इंडिया में अराइव किए 1333 में, और सिंध पहुंचे 1333 में, वया ओवरलैंड रूट्स अक्रॉस सेंट्रल एशिया लैंड से, और हिंदू कुश माउंटेन से होकर ये आए थे इंडिया के अंदर। सर्विसेज इन द दिल्ली सल्तनत, कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, drawn to Delhi by a reputation of Sultan Muhammad bin Tughlaq as a generous patron of scholars and jurists। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाए गए थे दिल्ली के अंदर, और एज अ पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट। अपॉइंटमेंट एज काजी, सुल्तान ने उनको अपॉइंट कर लिया काजी एज जज ऑफ दिल्ली। इम्प्रिजनमेंट एंड रिस्टोरेशन, ये सबसे पहले इनको सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनको सस्पिशन हुआ कि इस पे कि क्या कर रहा है ये बंदा ड्यूरिंग इम्पीरियल पर्ज। ही वाज ब्रीफली इम्प्रिजन, इनको जेल कर दिया गया, बट जब उनकी इनोसेंस प्रूव हुई तो उन्हें वापस रॉयल फेवर में ले लिया गया, उन्हें वापस सर्विस दे दी गई। अब आगे बात करते हैं डिप्लोमेटिक मिशन टू चाइना 1342। इन 1342 द सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज एन इम्पीरियल कॉन्वॉय एनवॉय टू मंगोल कोर्ट इन चाइना। अब इन्होंने क्या रूट लिया था चाइना तक ट्रैवल करने के लिए, ये था सबसे पहले ये साउथ पहुंचे, दिल्ली से साउथ में चली गए थ्रू सेंट्रल इंडिया टू कैम्बे एंड मालाबार कोस्ट। इन्होंने मालदीव्स में सेल किया, सर्विंग एज काजी, यहाँ पर सर्व किया इन्होंने 18 मंथ्स के लिए।
फिर इन्होंने श्रीलंका सिलोन में विजिट किया, फिर ये वापस मालाबार आए, बंगाल, असम और सुमात्रा गए, सेल टू चाइनीज पोर्ट जैतून, क्वांजो, ट्रैवलिंग इनलैंड टू बीजिंग बिफोर रिटर्निंग टू मोरक्को। मोरक्को जाने से पहले 1349 में ये ट्रैवल किए बीजिंग चाइना में, बिफोर रिटर्निंग टू मोरक्को। अब कंपाइलेशन ऑफ रेहला बुक इन्होंने लिखी थी। अपॉन रिटर्निंग होम, सुल्तान ऑफ मोरक्को अबू इनान इंस्ट्रक्टेड literary scholar to write down Ibn Battuta's accounts in a work titled Rehla, The Journey. हजार्ड्स और डिलेज क्या थे मेडिवल ट्रैवल्स में? इब्न बतूता ने रिकॉर्ड किया फिजिकल स्ट्रेन और इनसिक्योरिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में 40 दिन लग जाते थे। सिंध से दिल्ली पहुंचने में इनको लगते थे 50 डेज। दौलताबाद से दिल्ली पहुंचने में इनको 40 डेज लगते थे और ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में 10 डेज। बैंडिट्री एंड अटैक्स, हाईवेज जो थे वल्नरेबल थे आर्म्ड अटैक्स। इब्न बतूता जो थे उन्हें खुद बहुत बार रोका गया, उन्हें बहुत बार अटैक हुए उन पर। ड्यूरिंग एन अटैक नियर अलीगढ़, वो बताते हैं अलीगढ़ के पास में जब उन पर अटैक हुआ तो उनके काफ़ी जो कंपेनियंस थे वो मारे गए थे और वो खुद भी लूटे गए थे। ही वाज आल्सो रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, बेयरली एस्केपिंग विद हिज लाइफ। वो बार बचे थे। डिस्क्राइबिंग द अनफैमिलियर को डिस्क्राइब किया उन्होंने कोकोनट और पान की, जो हमने बात की थी। अब देखो कोकोनट जो है नारियल हमारे लिए डेफिनेटली नॉर्मल होगा, यहाँ के साउथ सदर्न में भी नॉर्मल है, बट उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन इसका दिया है ये पढ़िए आप। कंपेयर द ट्री टू अ डेट पाम, नोटिंग दैट प्रोड्यूस्ड नट्स इंस्टेड ऑफ डेट्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो ट्री को कंपेयर किया डेट पाम से। इन्होंने ये नोट किया कि ये नट्स प्रोड्यूस करता है, डेट्स नहीं। फिजिकल अपीयरेंस इन्होंने मार्क किया कि जो नट है वो ह्यूमन हेड की तरह रिसेंबल करता है। ये पॉइंटेड टू 2 आई लाइक मार्किंग्स होती थी इस पर आंखों की जैसी, और माउथ लाइक इंडेंटेशन, और आउटर हस्क जो होता था वो ह्यूमन हेयर की तरह था। मतलब जो कोकोनट पर बाहर आउटर लेयर होता था उसको उन्होंने ह्यूमन हेयर की तरह बताया गया है। प्रैक्टिकल यूजेस क्या थे? आउटर फाइबर को तो प्रोसेस किया जाता था हैवी रोप्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, और थ्रेड यूज टू स्टिच टुगेदर वुडन प्लैंक्स। अब अगली बात है बीटल लीफ, द पान की इन्होंने भी बात की। तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज अ क्लाइंबिंग वाइन ग्रोन फॉर इट्स लीव्स रादर देन इट्स फ्रूट्स। इसको लीव्स के लिए उगाया जाता था यहाँ पर। कंजम्पशन मेथड क्या था? बीटल लीफ ली जाती थी, उसको चॉप्ड बीटल नट जो सुपारी जिसे हम कहते हैं उससे कंबाइन किया जाता था, और स्लेट लाइम इट मीन्स चूना, उसको फोल्ड किया जाता था, फिर चबाया जाता था। इन्होंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया कि सबसे पहले बीटल लीफ लो, उस पर चॉप्ड बीटल नट जिससे सुपारी जिसे कहते हैं उसको कंबाइन करो, एंड देन स्लेट लाइम चूना को फोल्ड करो और च्यू करो। फंक्शंस क्या थे? यूज्ड एज अ ब्रीथ फ्रेशनर की तरह यूज किया जाता था और डाइजेस्टिव एड की तरह भी इसको यूज किया जाता था। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता's अर्बन रियलिटी। सिटीज एंड वॉल्स, बाजार्स, कल्चर्स, इकोनॉमिक फाउंडेशन, इन्होंने इसके बारे में क्या क्या टिप्पणी की है इसको पढ़ते हैं। दिल्ली में 28 गेट्स, बदौन दरवाजा। दौलताबाद में रिवर्स राइवल्स दिल्ली, massive fortified walls with granaries and armors. Markets as social spaces. Markets, mosques, temples, stages. Performers जो थे ताराबाद मार्केट में, डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस। इकोनॉमिक फाउंडेशन जैसे कि फर्टाइल सॉइल, 2 crops per year, हाई ग्लोबल डिमांड फॉर टेक्सटाइल्स लाइक मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन। आगे बढ़ते हैं इसको। वाइब्रेंट अर्बन हब्स, इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया इंडियन सिटीज को क्राउडेड थी पहले तो, वो प्रॉस्पेरस थी और ऑफरिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती थी एम्बिशियस इंडिविजुअल्स के लिए। दिल्ली सबसे पहले वास्ट सिटी की तरह डिस्क्राइब किया गया है, कवरिंग वाइड एरिया विद लार्ज पॉपुलेशन। फोर्टिफाइड सिटी वॉल्स थी, इसमें थिक वॉल्स थी अप टू 11 क्यूबिट्स वाइड,
containing internal chambers for storing grains, weapons, or military equipment. Gates featuring 28 city gates, Darwaza with Badaun Darwaza being the largest. ये सबसे largest दरवाजा था दिल्ली में. Cemeteries, public spaces planted with flowers such as jasmine and lotus featuring tombed mausoleums. दौलताबाद जो था महाराष्ट्र में लोकेटेड था. ये बिल्कुल राइवल करता था दिल्ली को साइज में, पॉपुलेशन में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में. ठीक है, इन्होंने कंपेयर किया है दिल्ली को और दौलताबाद को. इन्होंने बाजार्स को सोशल और कल्चरल स्पेस की तरह दिखाया है. बाजार सर्व्ड एज centers of commercial transactions and hubs for community life. Most markets contained a mosque and a temple. ठीक है, mosque होता था, temple होता था markets में. Featuring public stages for dancers, musicians, singers भी होते थे, public stages होते थे वहाँ पर. जैसे सारा बता दौलताबाद में specialized market था मेल और फीमेल सिंगर्स के लिए. Equipped with carpeted shops, swings, elaborate decorations. Agricultural foundations. Noted that Indian agriculture was productive due to fertile soil, allowing farmers to harvest 2 crops per year, खरीफ और रबी. ये 2 टाइप के क्रॉप्स जो है ग्रो कर पाते थे फार्मर्स यहाँ के. अब इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क्स highlighted India's connectivity with global trade routes. Indians manufactured goods, especially fine muslin, silk, brocade and satin were exported across Central Asia, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. अब कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. पोस्टल नेटवर्क जो था, पोस्टल सिस्टम, इब्न बतूता ने इसको नोट किया कि एफिशिएंसी जो थी सुल्तान के पोस्टल नेटवर्क की, वो विच ट्रांसमिटेड ऑफिशियल न्यूज़ को ट्रांसमिट करने का काम करती थी, डिस्पैच करती थी क्रेडिट को और इंटेलिजेंस को कलेक्ट करती थी और ट्रांसपोर्ट करती थी पेरिशेबल गुड्स जैसे कि फ्रेश खुरासान फ्रूट्स फॉर द सुल्तान. अब इसमें 2 टाइप के पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले उलुक द होर्स सिस्टम. क्यू से आप याद कर सकते हो, क्विक होता था ये होर्स सिस्टम एज कम्पेयर टू दवा दैट वाज फर्स्ट फुट पोस्ट. डब्ल्यू से वॉकिंग याद कर सकते हो, वॉकिंग फुट पोस्ट. और क्यू से क्विक सिस्टम. क्यू मतलब होर्सेस वाला. अब बात करते हैं अपन वर्किंग ऑफ द फुट पोस्ट दवा. ईच माइल, हर माइल को 3 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था. इनको कहा जाता था दवा. ये एक पूरी माइल है, इसको 3 पार्टीशन कर दिए गए हर एक इक्वल यूनिट में. इनको कहते थे दवा. एट एवरी थर्ड ऑफ द माइल अ स्मॉल विलेज एग्जिस्टेड आउटसाइड ऑफ विच स्टूड अ शेल्टर फॉर रनर्स. जहाँ पर रनर्स होते थे दूसरे, हर एक माइल के थर्ड पोर्शन पर जो थे स्मॉल विलेजेस थे. रनर्स जो थे वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते थे. होल्डिंग अ रॉड 2 cubits लॉन्ग इक्विप्ड विद कॉपर बेल एट द टॉप. मतलब ऐसे जो थी उनके पास रॉड हुआ करती थी 2 cubits लॉन्ग और आगे उनके कॉपर बेल होती थी एट द टॉप. अपॉन रिसीविंग अ पार्सल और डिस्पैच अ रनर स्प्रिंटेड एट फुल स्पीड. जब उसको कोई पार्सल मिलता था वो पूरी स्पीड से भागा करते थे. जिंगलिंग बेल्स अल्टर्ड द नेक्स्ट. मतलब ये जो आगे जो कॉपर बेल थी ये अल्टर करती थी, मतलब अलर्ट करती थी, सॉरी, आगे वाले स्टेशन पर जो आदमी खड़ा हुआ है. द नेक्स्ट रनर टुक द पार्सल एंड कंटिन्यूड द रीजन. मतलब ऐसे अलग अलग रीजन्स पर, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, कि लेकर भागा करते थे यहाँ से और रिले को कंटिन्यू करते थे लाइक अ रिले रेस. Might have done this in your sports days. While a merchant caravan required 50 दिन लग जाते थे caravan को, कारवा जो जाता था merchants का, travel from Sindh to Delhi. News conveyed via postal network reached Sultan in just 5 days. पोस्टल नेटवर्क जो था सुल्तान के पास 5 दिन में चला जाता था. तो सबसे पहले ये देखते हैं, उलुग जो था वो फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए था. बाकी दवा जो था वो एक्सट्रीमली फास्ट था. ये
मगर ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था। सेक्शन नंबर 4, फ्रेंकोइस बर्नियर एंड द डीजनरेटेड ईस्ट। तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड जानेंगे, मेथड्स जानेंगे, क्राउन प्रॉपर्टी थीसिस जो इन्होंने दी थी उसके बारे में जानेंगे, इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा उसका वो जानेंगे। तो ये फ्रेंच फिजिशियन थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे, जो कि मुगल इंडिया के टाइम पर रहे थे यहाँ पर 12 सालों के लिए, 1656 टू 1668। इनके कोर्स में रोल क्या थे? ये पर्सनल फिजिशियन थे प्रिंस दारा सुको के, एल्डेस्ट सन थे एम्परर शाहजहां के दारा सुको। ये उनके पर्सनल फिजिशियन थे, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल कंपेनियन थे दानिशमंद खान के, ये जो कि एक आर्मेनियन नोबल थे मुगल कोर्ट के अंदर। इनके दो रोल कोर्ट में रोल थे, क्या क्या थे? पर्सनल फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुको एंड इंटेलेक्चुअल कंपेनियन टू दानिशमंद खान, आर्मेनियन नोबल एट मुगल कोर्ट, ठीक है। कंपैरेटिव फ्रेमवर्क, बर्नियर ने इवेलुएट किया कंडीशंस जो कि मुगल इंडिया में थी, उसको कंट्रास्ट किया वेस्टर्न यूरोप से, पार्टिकुलरली फ्रांस से। ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने एम किया कि यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस जो थे, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और लीगल मोनार्कीज, वो सुपीरियर थी एशियन गवर्नेंस से, वार्निंग यूरोपियन रूलर्स अगेंस्ट अडॉप्टिंग ओरिएंटल मॉडल्स। मतलब इन्होंने वार्न किया कि भाई ये ओरिएंटल मतलब इंडियन साइड का जो मॉडल है उसको adopt mat karna. This is bad governance, and the institutions that are set up in Europe are far better than Asian governance. ऐसा उन्होंने ऑब्जेक्टिव था उनका, ये दिखाना चाहते थे। पब्लिकेशन, उन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी, डेडिकेटेड टू किंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस। ये जो काम था वो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जर्मन में, डच में और इटालियन में। क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, क्राउन प्रॉपर्टी थीसिस क्या थी इनकी, इसको देखते हैं। बर्नियर का कोर असर्शन क्या था? बर्नियर ने क्लेम किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ थी ही नहीं मुगल इंडिया के अंदर, बिल्कुल। उन्होंने असर्ट किया कि सारे जो एग्रीकल्चरल लैंड थे वो सीधा के सीधा एम्परर को बिलोंग करते थे, मतलब यहाँ पर क्राउन ओनरशिप थी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय पीपल। किंग जो था डिस्ट्रीब्यूट कर देता था लैंड को नॉबल्स में, जागीरदार जिन्हें कहा जाता था। जागीर मतलब होता है लैंड, ठीक है, जो कि लैंड राइट्स हो रखते थे टेम्पररीली, एंड वो ट्रांसफर्ड एट रॉयल डिस्क्रिशन, जो कि ट्रांसफर कर दी जाती थी। A least chain of social consequences. According to Bernier, the lack of private land ownership has negative effects across the society. इनके अकॉर्डिंग प्राइवेट ओनरशिप अच्छी मानी जाती थी, और ये नहीं होना इंडिया के अंदर नेगेटिव इफेक्ट शो करता था सोसाइटी के अंदर। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो जागीरदार के पास कोई परमानेंट स्टैक ऑफ लैंड नहीं होता था, कोई उनको परमानेंट लैंड नहीं होता था, वो ट्रांसफर किया जाता था, कभी भी कर दिया जाता था एम्परर के द्वारा किसी और को। एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब वो इंसान अगर मान लो किसी की जो लैंड है वो अगर ट्रांसफर कर दी जाएगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो रहा ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म हो गया। लाइक कुछ ही टाइम के लिए उसके पास लैंड पर लैंड रहेगा, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे इरिगेशन के लिए, या फिर लैंड इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, क्योंकि डेफिनेटली कभी ना कभी तो ये जो है लैंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिससे पीजेंट्री को एक्सप्लॉइट हो गई, डिक्लाइनिंग इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रून ऑफ कंट्री साइड का रून हुआ, बाइनरी सोशल स्ट्रक्चर रह गया, डेस्टिट्यूट मासेस एंड इमेंस रिच एलिट्स। तो सबसे पहले तो जो मास जो था वो उसके पास वो र्यून हो गया, प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की थी वो र्यून हो गई। तो जो मास में जो लोग थे, मतलब जो a large number of people were there, they were divided and exploited, and the small group of people hold uh, held rich wealth, who became rich elites. अब एब्सेंस ऑफ मिडिल क्लास, इन्होंने ये दावा किया कि भाई इंडिया की सोसाइटी में तो मिडिल क्लास है ही नहीं, मुगल सोसाइटी में
इंटरमीडिएट मिडिल क्लास थी नहीं. देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया. अ पर्सन मस्ट आइदर बी ऑफ हाईएस्ट रैंक और लिव इन माइजरी. मतलब या तो सबसे ऊपर ही गया या पूरा नीचे गिर गया. इमेज ऑफ द एम्परर depicted Mughal ruler as the king of beggars and barbarians. वाह भाई, ये तक बोल दिया कि मुगल रूलर जो है वो तो किंग ऑफ बेगर्स है. ये सारी जनता जो है वो बेगर है और ये किंग ऑफ बेगर्स है और बारबेरियंस. रूलिंग ओवर despoiled fields and decaying cities. Historical correction. Reality of Mughal land revenue. Mughal historical research. Modern historical research using administrative texts such as Abul Fazl की ऐन अकबरी ये दिखाती है कि बर्नियर की थीसिस जो थी वो गलत थी. सबसे पहले टैक्स वर्सेस रेंट. लैंड रेवेन्यू जो जमा और हासिल जो लैंड रेवेन्यू होता था उस वक्त कलेक्टेड बाय मुगल स्टेट वाज नॉट लैंड रेंट. ये लैंड का कोई रेंट नहीं होता था फ्रॉम क्राउन प्रॉपर्टी. नहीं, ये टैक्स होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर कि तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा. पेड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट. ये लॉ को एनफोर्स करने के लिए और मिलिट्री प्रोटेक्शन देने के लिए टैक्स लिया जाता था ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसको वहां पर रेंट समझ लिया गया बर्नियर के द्वारा. अब सेकेंड इज पीस एंड ऑक्यूपेंसी राइट्स. पीस एंड रियॉर्ड्स जिन्हें कहते थे वो मेंटेन करते थे हेरिडिटरी ऑक्यूपेंसी राइट्स एज लॉन्ग एज दे पेड द असिस्ट लैंड रेवेन्यू. अपोज टू व्हाट बर्नियर सेड कि जो था इनके पास कोई परमानेंट स्टैक ऑफ लैंड नहीं होता था. अब थर्ड इज यूरोपियन मिस इंटरप्रिटेशन. यूरोपियंस ने ऑब्जर्व किया कि मिस्टेक किया है इसको, ऑब्जर्व जिन्होंने किया इसको मिस्टेक कर लिया कि स्टेट की सॉवरेन राइट जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के फ्रॉम एज पर ओनरशिप ऑफ सॉइल. European observers mistook the state's sovereignty rights to collect revenue for actual ownership of soil. ये जो स्टेट में सॉवरेनिटी थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की, उसको एक्चुअल ओनरशिप मान लिया गया है. यूरोपियन मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है. यूरोपियन ऑब्जर्वर्स ने स्टेट की सॉवरेन राइट जो थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की उसको एक्चुअल ओनरशिप ही समझ लिया सॉइल का. अब इम्पैक्ट क्या रहा यूरोपियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी. मॉन्टेस्क जो थे और उनका ओरिएंटल डेस्पोटिज्म थ्योरी क्या थी. स्पिरिट ऑफ लॉज ये बुक लिखी गई थी मॉन्टेस्क के द्वारा 1748 में. तो इन्होंने इसमें बर्नियर के अकाउंट्स लिए टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म. कोर आइडिया क्या था. एशिया के अंदर एब्सोल्यूट रूलर्स जो थे हेल्ड अनचेक्ड पावर्स ओवर सब्जेक्ट्स. अनचेक्ड पावर थी मतलब इमेंस पावर थी इनके अंदर, इनके पास. हु लेक्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स. जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे. दिस लेड टू पॉलिटिकल टेरनी, जनरल सर्विट्यूड और सोशल स्टैग्नेशन हो गया. सोसाइटी जो है बिल्कुल इकोनॉमिकली बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई, मतलब ये डेवलप नहीं कर पाई. और जनरल सर्विट्यूड का सिस्टम बन गया यहाँ पर. पॉलिटिकल टायरनी हो गई. किसकी वजह से? जस्ट ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. अब कार्ल मार्क्स एंड द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी दी गई 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिन्होंने इंटीग्रेट किया बर्नियर के ऑब्जर्वेशंस को इनटू हिज मॉडल ऑफ एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन. कोर आइडिया क्या था. एशियन सोसाइटीज कंसिस्टेड ऑफ ऑटोनोमस सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज. इनके अकॉर्डिंग एशियन सोसाइटीज जो थी वो ऑटोनोमस थी, मतलब खुद से चल सकती थी, सेल्फ सफिशिएंट थी विलेज कम्युनिटीज. स्टेट जो था सरप्लस एक्सट्रैक्ट करता था, एग्रीकल्चरल सरप्लस थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन विदाउट चेंजिंग लोकल प्रोडक्शन मेथड्स. लोकल प्रोडक्शन मेथड्स को बिना चेंज किए एग्रीकल्चरल सरप्लस एक्सट्रैक्ट करता था स्टेट. इंटरनल क्लास कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करने के लिए और सोशल इवोल्यूशन के लिए. अब हम बात करते हैं बर्नियर के इंटेलेक्चुअल लीगेसी के बारे. मॉन्टेस्क्यू के ओरिएंटल डेस्पोटिज्म जो था, इसके अकॉर्डिंग पूरी पावर जो थी मोनार्क्स के पास होती थी. प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं थी इंडिया में. और सब्जेक्ट स्लेव इन कंप्लीट सर्विट्यूड, मतलब सर्व किया करते थे पूरा का पूरा. मार्क्स का एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था कि ऑटोनोमस थी, स्टैग्नेंट विलेज यूनिट्स थी. स्टेट एक्सट्रैक्ट सरप्लस डायरेक्टली वाया टैक्स. सरप्लस टैक्स के द्वारा जाता था स्टेट के पास.
और प्रिवेंट्स इंटरनल एवोल्यूशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। इंटरनल जो क्लास स्ट्रगल जो था वो रुक गया इसकी वजह से। अर्बन सेंटर्स, कैंप टाउन्स वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटीज। बर्नियर का कॉन्सेप्ट जो था कैंप टाउन्स का क्या था? बर्नियर ने मुगल सिटीज को कैंप टाउन्स ही कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अर्बन सेंटर्स है वो ओड देयर एग्जिस्टेंस ओनली टू द प्रेजेंस ऑफ इंपीरियल मिलिट्री कोर्ट। मतलब ये अर्बन सेंटर्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि ये क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट है। उन्होंने क्लेम किया कि व्हेन द एम्परर अराइव्ड सिटी ग्रू, व्हेन द इंपीरियल कोर्ट लेफ्ट द सिटी कोलैप्स्ड। मतलब जब एम्परर होता था तब तो सिटी ग्रो करती थी, और जब इंपीरियल कोर्ट ही नहीं होता था तो सिटी जो है कोलैप्स हो जाती थी। हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ मुगल अर्बनाइजेशन। बर्नियर का कैरेक्टराइजेशन था ओवरलुक्ड द डाइवर्सिटी ऑफ मुगल urban centers. Diverse functional types. Mughal India possessed diverse urban centers, including manufacturing hubs थे, inland trade centers थे, port cities, regional capitals, pilgrimage sites. ये सब मुगल इंडिया में के अर्बन सेंटर्स में होती थी। बहुत सारे फंक्शंस होते थे इन अर्बन सेंटर्स के। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड पोर्ट सिटीज। अर्बन सेंटर्स जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम, गोलकोंडा और ढाका कॉमर्शियल, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे। फिर ग्लोबल ट्रेड लिंक्स। अब आते हैं मर्चेंट गिल्ड्स एंड अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस। कमर्शियल गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अर्बन मर्चेंट्स जो थे कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स में डिवाइडेड थे। इन वेस्टर्न इंडिया मर्चेंट एसोसिएशंस वर नोन एज महाजन्स। महाजन कहा जाता था वेस्टर्न इंडिया में, ऐसे याद कर लो W से M। वेस्टर्न इंडिया में महाजन, led by urban merchant chiefs called Seth. In major commercial cities, अहमदाबाद जैसे कि कलेक्टिव हेड जो था ट्रेड गिल्ड का, उनको कहते थे नगर सेठ कहा जाता था, ठीक है। अर्बन प्रोफेशनल क्लास। मुगल cities supported diverse professional classes beyond merchants and court officials. Legal practitioners जैसे कि काजी, मुफ्तीज जो थे लीगल स्कॉलर्स थे। मेडिकल स्पेशलिस्ट, हाकिम्स जो होते थे, उनानी प्रैक्टिशनर्स, वेद्स, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, स्क्राइब्स, कैलीग्राफर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, टीचर्स एक्सेट्रा। अब सेक्शन 5 की बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, विमेन, स्लेवरी, सोशल प्रैक्टिसेस। स्लेवरी कैसे थी भाई मिडिवल इंडिया? Extent and nature of slavery. Slavery was bought and sold in open markets alongside goods और livestock. मतलब goods और livestock के साथ साथ स्लेवरी को भी बेचा जाता था। मतलब स्लेव्स जो थे वो भी बिका करते थे मार्केट के अंदर। सोर्स ऑफ स्लेव्स, वॉर कैप्टिव्स होते थे, विक्टिम्स ऑफ डिफॉल्ट होते थे, और इंडिविजुअल सोल्ड बाय इम्पोवरिश्ड फैमिलीज ड्यूरिंग फेमाइन्स। रूल्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्लेव्स। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्क। मेजॉरिटी स्लेव्स जो थे वो डोमेस्टिक फॉर लेबर परफॉर्म करते थे वेल्दी हाउस होल्ड्स में। ट्रांसपोर्ट। स्लेव्स कैरी पैलिंक्विन्स। जब डोला जो होता था मतलब उसमें पैलिंक्विन्स जिसमें राजा महाराजाओं को पहले लेके जाते थे, यहाँ से लोग उनको पकड़ते थे, लकड़ी का बना होता था। यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एलीट मैन एंड वुमेन। कोर्टली रोल्स क्या थे? फीमेल स्लेव्स होती थी जो कि स्किल्ड होती थी म्यूजिक, डांस, लिटरेचर में एम्प्लॉय की जाती थी रॉयल कोर्ट्स के अंदर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एम्प्लॉयड फीमेल डोमेस्टिक स्लेव्स एज सीक्रेट इन्फॉर्मेंट्स टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ हिज नोबल्स। उसके बाद प्राइस डिफरेंशिएशन। डोमेस्टिक स्लेव्स जो थे परफॉर्मिंग रूटीन हाउस होल्ड लेबर वर इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू हाईली ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्जर्वेशंस ऑन वुमेन एंड कस्टम ऑफ सती। यूरोपियन अकाउंट्स जो थे सती पर, इनको पढ़ते हैं। बर्नियर का डिस्क्रिप्शन था। बर्नियर प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट्स फॉर द सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडोज, ठीक है। फोर्स्ड इमोलेशन, उन्होंने एम्फसाइज किया कि सम विडोज अपीयर्ड टू माउंट द पायर वॉलंटरीली, खुद से जलाती थी। मैनी वर फोर्स्ड इनटू इट बाय फैमिली मेंबर्स एंड प्रीस्ट, फोर्स की जाती थी कुछ महिलाएं। ग्राफिक डिटेल्स। He described young widows
tied to wooden stakes on funeral pyre to prevent escape, while drums and chants drowned out their screams. उन्होंने डिस्क्राइब किया यंग विडोज जो थी वो टांग दी जाती थी वुडन स्टैक पर on the funeral pyre when you know their husband died. They were forcibly dealt with death to prevent, and they were tied with wooden stacks at the funeral pyre to prevent escape कि भाग ना पाए हैं, while drums and chants drowned out their screams. Economic roles क्या थे women के? Travelers noted that women contributed significantly to economic production outside the domestic sphere. एग्रीकल्चर में काम क्या था? वुमेन परफॉर्म करती थी फील्ड टास्क अलोंगसाइड मैन इंक्लूडिंग सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, क्रॉप प्रोसेसिंग. क्राफ्ट प्रोडक्शन, women participated in textile production, spinning thread, pottery, selling goods in local markets. ओके, तो इसके साथ खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट. सेक्शन 6 की टर्म्स पढ़ लेते हैं, ग्लोसरी देख लेते हैं. किताब है अल-बरूनी की लिखी गई 11th century Arabic text covering Indian region, religion, science, philosophy, social structures. रेहला जो कि इब्न बतूता ने लिखी थी 14th century में. Arabic traveler detailed travels across Afro-Eurasia, मतलब अफ्रीका, यूरोप और एशिया. ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बताओ ये किसने लिखी थी? फ्रेंकोइस बर्नियर ने 17th century में. फ्रेंच वर्क था ये, कंपेयरिंग मुगल इंडिया विद वेस्टर्न यूरोप. इसमें ज़्यादा बड़ा किसको बताया गया था? वेस्टर्न यूरोप को, और मुगल इंडिया को बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया था. म्लेच्छस, ये एक संस्कृत टर्म है. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यूज़ किया गया है फॉरेन आउटसाइडर्स के लिए जो कि सोशल कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते थे और लोकल लिंग्विस्टिक जो मतलब संस्कृत लैंग्वेज थी उसको नहीं बोला करते थे, जो कि फॉरेन आउटसाइडर्स थे. अंत्याज, ये पर्सन्स जो थे बोर्न आउटसाइड द फोन हुआ है ना, ट्रेडिशनली असाइंड लो स्टेटस सर्विस टास्क. उलुक, हॉर्स पोस्ट होती थी. सिस्टम यूज्ड इन दिल्ली सल्तनत, स्टेशनड एवरी 4 miles. तवा जो था फुट पोस्ट रिले सिस्टम होता था दिल्ली सल्तनत में, स्टेशनड एवरी 3rd of mile, ये एवरी 4 miles. ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, a theory formulated by European thinker Montesquieu, posting that Asian rulers possessed total arbitrary powers over propertyless subjects. एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक मॉडल जो है डिस्क्राइब करती है सेल्फ सफिशिएंट एशियन विलेजेस को. कम्युनिटीज अंडर एक्सट्रैक्टिव स्टेट, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करती थी, मतलब एज अ टैक्स, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स. कैंप टाउन्स, बर्नियर ने मुगल सिटीज़ को कैंप टाउन्स ही डिस्क्राइब कर दिया है कि वो डिपेंड करती थी पूरा का पूरा इम्पीरियल कोड पर. फिर आते हैं महाजन, ये मर्चेंट गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन वेस्टर्न इंडिया लेड बाय सेठ. नगर सेठ, सुप्रीम हेड ऑफ ऑल मर्चेंट गिल्ड्स एंड मेजर ट्रेड सेंटर्स लाइक अहमदाबाद. काजी, जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस बेस्ड ऑन इस्लामिक लीगल ट्रेडिशंस. अब प्राइमरी सोर्स पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो अपन इसको अलग वीडियो में कवर कर लेंगे. सोर्स 1 पहला पढ़ते हैं. सन प्रिवेंट्स पोल्यूशन, अल-बरूनी. अल-बरूनी का व्यू था कि ऑन द रूल ऑफ नेचर एवरीथिंग विच इज करप्टेड मस्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी. मतलब ये एक साइक्लिक नेचर होता है जिसमें जो कि पोल्यूटेड है वो हमेशा उसकी प्योर फॉर्म में आ ही जाता है. सन क्लींसेस द एयर, salt in the sea prevents the water from becoming polluted. If it was not so, life on earth would be impossible. लाइफ हो ही नहीं पाती अर्थ पर, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती अगर ऐसी साइक्लिक नेचर नहीं होता तो. ये किसके लिए कहा गया था? ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था इंडिया के अंदर उस वक्त, उसके अंदर इवन दो अभी भी है, बट उसके अंदर जो लोअर स्ट्रेटास को जो है वो इम्प्योर बताया गया था, उसके अपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में अल-बरूनी ने ये कहा था. कोकोनट, बीटल लीफ, इब्न बतूता डिस्क्राइब द कोकोनट. दीज ट्रीज आर अमंग द मोस्ट पेक्यूलियर, मोस्ट सबसे अजीब
in size and most astonishing in nature. The nut of it resembles a human head की तरह resemble करता है, for in it are what look like two eyes and a mouth, and inside of it when it is green looks like the brain. जब ये हरा होता है तब ये दिमाग की तरह लगता है. अब तीसरा, the postal network इब्न बतूता का. In India the postal system is of two kinds. The horse post called Uluk is run by royal horses stationed at the distance of every 4 miles. The first foot post has 3 stations per mile. It is called Dawa. W walking, okay. It is faster than the horse post. ये horse post से fast होता था. बर्नियर का व्यू क्या था लैंड और एग्रीकल्चर पे देख लेते हैं. बर्नियर डिस्क्राइब एग्रीकल्चरल डीके of the vast tracts of country depended the great Mughal. Many are poorly cultivated. A considerable portion is spoiled for want of water. The ground is uncultivated for want of peasants, many of whom perish through the ill treatment of the governors. ठीक है. So इसी के साथ अपना chapter number 5 through the eyes of travelers complete होता है. If you like this video, then please hit the like button, subscribe to the channel, and follow for more. We can will provide a complete playlist and including notes for the class 12 chapter. Let us continue the journey of class 12 with us. Thank you so much.